इसके अंदर भी चला। हेलो, राम राम भाई, सभी को नमस्कार। बड़े बड़े में कमेंट सर। सभी को नमस्कार भाई। राम राम, गुड इवनिंग। जुड़ जाओ सारे के सारे। फिर आज का जो हमारा सेशन है बड़ा बेहतरीन रहेगा। वॉइस और चेक कर लियो पिछली क्लास में वॉइस कम बता रहे थे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई। सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। तो अब बिना किसी देरी के जो आज का हमारा सेशन है वो यहाँ पे प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक बार सारे के सारे आ जाओ। सभी को राम राम भाई, सभी को नमस्कार है। हाँ, आ जाओ सारे के सारे फटाफट। शाबाश दीपक शर्मा भाई, तो कमेंट और बढ़। राम राम भाई, ऐसे सभी को राम राम, नमस्कार। हाँ बिल्कुल। अंकुर, नवीन, सबको राम राम। सविता पंघाड़, राम राम। देखो भाई, जैसे कल बड़े गजब के प्रश्न आए थे आपके सामने। आपने भी बड़ा अच्छा कहा कि सर आज वैरायटी के क्वेश्चन है। कल की तरह आज के जो हमारे प्रश्न रहेंगे वो भी बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न जो है आपके सामने आएंगे भाई। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला प्रश्न है, 19 इस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? 19 के अंदर हमने यहाँ पे उपसर्ग बताना है। देखो इस तरह के प्रश्न जो होते हैं आपको बड़ा परेशान करते हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो आपने उपसर्ग बताना है। चार विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं यहाँ पे। उन है, उत है, उद है और उंत है। देखो इसको तो आप जो है दरकिनार कर दोगे भाई, ये तो नहीं हो सकता, या भी ये भी नहीं हो सकता। इन दो में आप फंसोगे। इन दो के अंदर आप फंसोगे, बिल्कुल निश्चित तौर पर फंसोगे। बड़ा गजब का शब्द है 19। अगर समास पूछे हमसे भाई 19 में समास कौन सा है, तो अगर हम समास की बात करें साथियों, समास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये शब्द हमारा यहाँ पे। अगर 19 के अंदर हम समास की बात करते तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा जान करके, इसके अंदर हमारा अविभाव समास रहेगा। कौन सा रहेगा इसके अंदर हमारा? अविभाव समास इसके अंदर रहेगा हमारा। किसके अंदर? 19 के अंदर। क्योंकि उन यहाँ पे क्या लगा हुआ है? उन यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि जो सबसे पहला हमारा विकल्प है वो इसका सही उत्तर है। 19 के अंदर अगर हम उपसर्ग की बात करते तो उन उपसर्ग रहेगा इसके अंदर, ठीक है। और अगर समास की बात करें इसके अंदर हमारा अविभाव समास रहेगा। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? सही उत्तर है इसका। लो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं। मैं इसका बैकग्राउंड ही चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। देखो भाई, तिराहा शब्द में उपसर्ग पूछ रखे हमसे। तिराहा के अंदर उपसर्ग कौन सा है? ती, तीरा, ती या तिर? इसका उत्तर बताओ आप फटाफट, ठीक है। नमस्ते भाई, हिंदी भाषा के थैंक यू भाई, थैंक यू। सोनू रेड्डू, सीआईडी, बड़ा सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं सोनू जी। बड़े अच्छे टीचर भी हैं भाई, फिजिकल एजुकेशन के बड़े अच्छे टीचर हैं सोनू रेड्डू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे। मोस्ट वेलकम आपका, आप हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तिराहा शब्द में उपसर्ग कौन सा रहेगा हमारा? तिराहा के अंदर अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं, देखो उपसर्ग में कभी भी गलती नहीं करोगा पेपर में। एक चीज देखना है इसके अंदर हमने, और कुछ भी नहीं इसके अंदर, रट्टा नहीं चलेगा बिल्कुल भी। जो उपसर्ग हमने अलग कर दिया उसके बाद मूल शब्द देख लो कौन सा बच गया हमारा। जैसे ती हमने अलग कर दिया तो राहा बच गया। राहा बिल्कुल सही है मूल शब्द। अब ती भी दो दे रखी है, एक के अंदर बड़ी की मात्रा लग रही है, एक के अंदर छोटी की, फिर यहाँ फंसेंगे आप। तो यहाँ देख लो कौन सी मात्रा है भाई, यहाँ छोटी की मात्रा है, तो ये उपसर्ग हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तीरा अलग कर दिया तो क्या बच गया आपका? हा बच गया। हा तो कोई मूल शब्द होता ही नहीं है। उपसर्ग किसके साथ में लग गया करे है मेरे भाई? उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के साथ में जुड़ता है। यह बात हमने देखनी होती है यहाँ पे, ठीक है ना। शब्द उपसर्ग कहाँ पे लग गया करे है? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगता है, मूल शब्द के साथ में जुड़ता है, अर्थ को बदल देता है। अगला प्रश्न देखो भाई। अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है? ये तो गाना भी सुनिया करा यहाँ पे, अदब शब्द के साथ। सवीन भाई, संजय भारद्वाज, नवीन, थैंक यू भाई सारे सारे साथियों का। वर्षा रावल,
सबका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। वॉइस कम आ रही है? वॉइस तो भी सेट करके भी गए थे सर भाई, वॉइस कम कैसे होगी? वॉइस तो मैं बोल तो बहुत ऊंची आवाज में रहा हूँ। अदब शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है ये बताना है आपने यहाँ पे। नी, बे, कु या अ। ठीक है ना? नी लगा, नी लगाएंगे तो क्या बनेगा? नी अदब कोई शब्द नहीं है, कु अदब भी कोई शब्द नहीं होता हमारे यहाँ पे। तो बेअदब भी नहीं लग सकता, तो अ अदब बोलते ना, ए अदब। ठीक है, तो अ उपसर्ग इसके अंदर लगेगा इसके अंदर, यानी कि डी विकल्प हमारा क्या रहेगा इसका? सही उत्तर रहेगा भाई। डी विकल्प हमारा क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। उसके बाद अगला प्रश्न पढ़ांगे यहाँ पे। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संधि के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है ये शब्द आपका, सच्चरित्रता। ठीक है, सत प्लस में चरित्रता ऐसे करते हैं इसका संधि विच्छेद हम, सत जमा में चरित्रता। यानी कि इसके अंदर हमारा अगर हम बात करते हैं तो व्यंजन संधि का ये हमारा उदाहरण बनेगा भाई। तय को क्या बन जाता है? अगर तय का मेल चय के साथ में हो जाता है तो तय का भी चय बन जाता है। जहां पर डबल व्यंजन मिलेगा आपने तो इसका मतलब समझियो, डबल व्यंजन कहाँ पे मिलेगा आपने? जहां पे व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है वहां पे आपकी व्यंजन संधि बना कर, चाहे सज्जन की बात करते, उज्जवल की बात करते, सच्चरित्रता की बात करते, वहां पर आपकी व्यंजन स्वर व्यंजन संधि बनती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम रुक करेंगे। यानी कि इसके अंदर उपसर्ग की अगर हम बात करें तो सत उपसर्ग रहेगा मेरे भाई। सत मैंने होता अच्छा, सज्जन के अंदर भी सत उपसर्ग है, सत जमा में जन। अगला प्रश्न देखो फिर। अनासक्ति में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? अनासक्ति के अंदर उपसर्ग बताना है कौन सा है। देखो, अन प्लस में आ, अन, अन, अन प्लस में आ, यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं। इस तरह आपको बड़े परेशान करते हैं इस तरह के क्वेश्चन पेपर में। लेकिन जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी है, जिसने थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखी है, उसको दिक्कत नहीं आएगी भाई। नहीं तो उलझाओगे क्वेश्चन, उलागा आसान को नहीं क्वेश्चन है, ये पेपर में उलझाने का काम करते हैं आपको। ठीक है, बताओ फिर, शाबाश। सही उत्तर बताओ इसका क्या होगा? सोनिया माकर, पूजा, ए एस नायक, एस के भाई, अर्जुन सिंह, महासिंह बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। सतपाल लोहान, निशा, नीलम, सुमन सैनी, सोनिया, तन्नू, रामबीर, वर्षा, सवीन, रेखा, प्रीति। बिल्कुल सही है भाई। इसके अंदर अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं तो मेरे भाई अन प्लस में आ, अन प्लस में आ भी दो हैं हमारे, एक ये है और एक ये है। चलो इनके तो हमने रिजेक्ट कर दिया भाई, नहीं हो सकते हमारे। ठीक है, ये है, दोनों में से एक आएगा। अब दोनों में से एक कौन सा आएगा? ये वाला आएगा, डी वाला। ठीक है ना, अन के साथ में हलंत लगा है दोस्तों। इसके साथ में से इसके अंदर तक आ निकलेगा अपना। क्या निकलेगा भाई? आ निकलेगा, तो न क्या बचेगा? आधा बचेगा, तो यह होगा अपना सही उत्तर है। अन जमा में आ, ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं इसके साथ में, अन भी उपसर्ग है और आ भी उपसर्ग है। एक शब्द के साथ में दो उपसर्ग भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो डी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे पेपरों में आए हुए क्वेश्चन है बड़े, और रिपीट भी हो जाते हैं कई बार। ठीक है ना, जो कि तो रिपीट हो जाओ कई बार। इनमें से किस शब्द में अप उपसर्ग लगा है? देखो, वह ट्रिक काम करेगी इसके अंदर। ये देख लो भाई, उपसर्ग को अलग करने के बाद ये देख लो मूल शब्द हमारा सही बच गया कि नहीं बचा है। देखो, चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। अपठित, अपहरण, अपवित्र, अपनापन। इनमें से अप उपसर्ग लगा हुआ है, किसके साथ में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन भाई। एक बार सभी साथी जो है अपने साथ के जो सर्कल के साथी हैं उनके साथ शेयर कर दो वीडियो को। ठीक है, शेयर कर दिया करो, बिना कहीं कर दिया करो शेयर आप। तो अप उपसर्ग लगा हुआ है, किस शब्द के साथ में अप उपसर्ग लगता है? देखो, अप यहां अलग करो, अप। नापन बच गया, नापन कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पे अप ठित बच गया, ठित कोई शब्द नहीं। यहाँ पे, यहाँ तो अ उपसर्ग लगा हुआ है, ए प्लस में पठित। यहाँ पे अप अलग करेंगे तो वित्तर बच गया, वित्तर कोई नहीं। यहाँ पे अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो क्या आएगा भाई? अप प्लस में हरण। यहाँ अलग करो अप को, क्या बच गया? हरण बच गया भाई। ये बिल्कुल सही जच रहा है। यानी कि मूल शब्द हमारा क्या बच गया इसके अंदर? मूल शब्द इसमें हमारा हरण बच गया, जो कि बिल्कुल सही है। तो बी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यो मेथड अपनाना आपने, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है उपसर्ग से रिलेटेड,
तो उपसर्ग अलग करने के बाद आपने मूल शब्द देखना है कौन सा बच गया। अगर मूल शब्द आपका सही है तो इसका मतलब आपका उत्तर भी सही है। सही ना मेरी बात। अगला प्रश्न देखो भाई, खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। खुश जचा के देख लो इसने, कौन सा जचेगा। सुखुश ना कौन जचा नहीं होगा। विखुश भी कौन होता भाई। नाखुश, नाखुश बिल्कुल सही जचना लग रहा है तो इसका तो हम नैनो सेकंड में उत्तर दे देंगे नाखुश। ठीक है ना, खुश के साथ में कौन सा उपसर्ग लगेगा अपना, खुश के साथ में हमारा ना उपसर्ग लगेगा। अब मुझे वॉइस बता दो ठीक आने लग रही है क्या मेरी, कम तो को नहीं होगी, बताइए एक बार कमेंट कर दिया करो आप। अगला प्रश्न देखो भाई, ऑडियो वीडियो बता दो सही आने लग रही है क्या आपके पास। गुण शब्द को कौन सा उपसर्ग सही लगता है। गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग सही लगेगा। बेगुण ना, कुगुण ये भी नहीं जचेगा भाई, और प्रगुण नहीं जचेगा, अवगुण ये जच गया, बिल्कुल सही है। डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका डी सही हो जाएगा, अवगुण सही होता है भाई। एस खटकर बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी का। दीपक भाई धन्यवाद आपका, सारे का धन्यवाद है जो जुड़ रहे हैं। ठीक है, अगला देखो प्रश्न अपना क्या आ गया है। कूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग जोड़ा जाता है। कूल के अगले कौन सा उपसर्ग जोड़ा यहाँ पे, प्रतिकूल नहीं जचेगा मेरे भाई। प्रतिकूल जच गया बिल्कुल, और तो पढ़ने की जरूरत है को नहीं अपन है। प्रतिकूल जच गया तो यही आओगा अपना बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ना के साथ ना कूल के साथ अगर ना जोड़ांगे तो ये भी कौन जचा है, बे भी कौन जचा है। प्रति जचता है इसके अंदर, प्रति प्लस में कूल तक ये बनाकर है, प्रतिकूल बनाकर है। राकेश कुमार गुड इवनिंग भाई, आशु गुड इवनिंग, राज आपको भी गुड इवनिंग, सुमित चौहान, गुरमीत सबको गुड इवनिंग है भाई। देखो मेरी आदत है कि बच्चा के मेरा जो सामने आओ नाम में कमेंट जरूर पढ़ा करूँ, मैंने कमेंट बिना मेरा जी कौन लगे। आगे चलो देखो, इतने कमेंट नहीं दिखेंगे नहीं, इतने मेरा मन कौन लगे भाई। आचार शब्द के लिए सही उपसर्ग कौन सा जोड़ा जाता है। आचार, उप नहीं जुड़ेगा ना, आचार ना अप आचार भी नहीं जुड़ेगा। दुराचार, दुर प्लस में आचार यहाँ पे हलंत लगेगा। दुर जमा में आचार से क्या बनता है, दुराचार बनता है। ठीक है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा भाई। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखेंगे क्या आ गया। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। पूत, पूत के अगला कौन सा लगेगा, बेपूत नहीं जचेगा, नीपूत भी को नहीं जचे, कपूत है ना, कपूत जचेगा भाई। सपूत का विलोम होता है कपूत, सपूत का क्या होगा अपना कपूत। कै मैंने बुरा होता है, सै मैंने अच्छा होता है। सपूत कौन होया करे जो अच्छा पूत है, कपूत कौन होया करे है जो बुरा पूत है। मैंने नरे उलाने लिया वो कपूत है। ठीक है ना, वो कपूत है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित शब्द को हमने यहाँ पे चुनना है, कौन सा रहेगा जिसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ। इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे पेपर में पूछे जाए हैं। फटाफट देखो, कु चेष्टा कु लगा हुआ है इसके अंदर, तो हमसे पूछा है उपसर्ग जिसके अंदर नहीं लगा हुआ। इसके अंदर तो लगा हुआ है, कु उपसर्ग लगा हुआ है, ये तो कैंसिल हो जाएगा। उपसर्ग के साथ में उपसर्ग लगा हुआ है, ये भी नहीं आएगा हमारा। हमसे पूछ रखा है जिसके अंदर नहीं है। ना खुश के साथ ना उपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल है इसके अंदर, तो ये भी नहीं होगा। मिलान के साथ कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ, तो डी विकल्प इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरी बात। अगला प्रश्न देखो भाई, सर जी गर्ल्स पे शायरी सुना दो। हाँ सुनाऊंगा भाई, बिल्कुल मोटिवेशनल बात सुनाऊंगा मैं। इशिता ने इतिहास रचने का काम किया यूपीएससी को क्रैक करके। देश की बेटी ने शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छूने का काम करे। ये लड़कियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है भाई, चाहे शिक्षा और विज्ञान की बात है या खेल के मैदान की बात है। हमेशा हरियाणा प्रदेश का, हिंदुस्तान का नाम इन्होंने रोशन करने का काम किया हर क्षेत्र के। इनके ऊपर मैं एक मोटिवेशनल शायरी आपको जरूर सुनाऊंगा। इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसके अंदर कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ, उसको हमने चुनना है यहाँ पे। क्षत्रिय, निरक्षर, चीरकाल या उत्तेजना। चीरकाल के साथ में चिर उपसर्ग है, इसके साथ तो लगा हुआ है। निरक्षर के साथ में निरुपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उत्तेजना के साथ में उत उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्षत्रिय शब्द के साथ में कोई उपसर्ग दोस्तों नहीं लगा हुआ, तो हमारा ए सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न की तरफ हम रुख करेंगे।
अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अ, अत, अति, अति। ठीक है, ए नहीं आएगा यहाँ पे, अत भी नहीं आएगा, अति आएगा हमारा। अति दो दे रखी है, एक में छोटी की मात्रा, एक में बड़ी की मात्रा। तो जिसके अंदर छोटी की मात्रा है वही हमारा अति उपसर्ग लगेगा यहाँ पे। अति जमा में आचार से क्या बनता है मेरे भाई? अति प्लस में आचार से अत्याचार बनता है। यानी कि इसके अंदर अगर हम संधि की बात करते तो संधि बन जाएगी हमारी अत्याचार के अंदर कौन सी? यण सवर संधि बन जाएगी। ये और यण सवर संधि की हमारी ट्रिक क्या चला कर है? यण सवर संधि के अंदर आद्य अक्षर के बाद य, व और र मिला कर है। तो देख सको आप इसके अंदर क्या मिल रहा है, हमने आद्य अक्षर के बाद ये का प्रावधान है यहाँ पे, तो ये यण सवर संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगर उपसर्ग की बात करा तो इसके अंदर अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अत्यधिक के अंदर भी अति उपसर्ग का प्रयोग होता है, अत्याचार में भी होता है, अत्यंत में भी होता है। ठीक है, आगे चलो फिर। अगला प्रश्न आ गया, अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय है? इस तरह के प्रश्न देख सको आप। ये तो ग्राम शिव जो हमारा पेपर हुआ था 2021 के अंदर, द्वितीय पाली के अंदर, शिफ्ट 2। द्वितीय पाली का मतलब है दूसरी शिफ्ट के अंदर। अंदाज शब्द में किस भाषा का प्रत्यय लगा हुआ है ये बताना है भाई। अंदाज शब्द किस भाषा का प्रत्यय? अंदाज अपने आप में प्रत्यय होता है, ठीक है ना? तो किसका है ये बताना है भाई। ब्राइटनेस कम कर लूं? ब्राइटनेस कम तो फिर ये चेंज करना पड़ता है, दोबारा से आ जाता है, थोड़ी ही इसमें फॉल्ट है। मैं एक बार तो हो जाता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जब करता हूँ तो वापिस आ जाता है। कैमरे से देखता हूँ मैं एक बार चेक करके। कोई बात नहीं, आप तो चला लो काम, कल कराएंगे ब्राइटनेस कम। ठीक है, तो देखो अंदाज में उर्दू का प्रत्यय लगा हुआ है दो। तीर अंदाज, जैसे तीर अंदाज के साथ में अंदाज प्रत्यय लग गया हमारा। अंदाज हमारा उर्दू का प्रत्यय होता है, अंदाज प्रत्यय ये उर्दू का प्रत्यय है। सही उत्तर दिया भाई अर्जुन ने, सभी ने सही दिया, सोमवीर का भी सही है। चलो आगे प्रश्न। महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? महत्ता में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। महत प्रत्यय बताना है, महत तो नहीं हो सकता हमारे यहाँ पे। महत, तैता और ता, बताओ शाबाश, कौन सा प्रत्यय है इसके अंदर? महत्ता के अंदर कौन सा प्रत्यय है ये बताओ शाबाश। महत्ता के अंदर अगर हम प्रत्यय की बात करते तो इसके अंदर कौन सा प्रत्यय रहेगा अपना? महत्ता, तय और ता। ठीक है, तय यहाँ पे हलंत दे रखा है और उसके बाद क्या आ गया? एक तय और है इसके अंदर, ये देखो महत आधा तय है ये हमारा, यहाँ पे निकाल दिया अलग, और क्या बच गया फिर? ता बच गया। तो डी विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई, है ना? हाँ, कहीं इसको चुन रहे हैं गलत हो जाएगा दोस्तों, तय और ता है। अगला प्रश्न देखो भाई, पंडिताई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? पंडिताई के अंदर प्रत्यय बताओ शाबाश, कौन सा लग रहा है? आई, ई, छोटी ई और ताई। अच्छा अच्छा, सियाले अंडी पढ़े देख, ताई प्रत्यय भी दे दिया यहाँ पे। ताई, ताई प्रत्यय होता है को नहीं? ताई कोई प्रत्यय थोड़ा हुआ है ना? ताई कोई प्रत्यय नहीं होता। पंडित मूल शब्द है इसके अंदर, पंडित प्लस में आई प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा लगा हुआ? आई। देखो यहाँ पे एक आई ऐसे भी दे सकता था आपके पेपर में ऑप्शन में, ठीक है, लेकिन नहीं दिया। इनमें से इसमें से चुनना होता तो हम इसी को चुनते। क्यों? क्योंकि लास्ट में कौन सी की मात्रा लग रही? इसके अंदर बड़ी की मात्रा लग रही है। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लड़कियां तो वो हाँ भाई, हमारी शान है। वो कहती है, अभी तो शाम हुई है घूमने चलो ना पापा, अभी तो शाम हुई है घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूं मुझे कंधे पर बिठाओ ना पापा, मम्मी तो सो गई है आप भी थपकी देकर सुलाओ ना पापा, स्कूल तो पूरा हो गया है मुझे कॉलेज जाने दो ना पापा, स्कूल तो मेरा पूरा हो गया है कॉलेज जाने दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया है घर की चौखट से विदा तो मत करो ना पापा, जब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो मत बहाओ ना पापा, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं एक बार और मुस्कुराओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी है एक बात और मान जाओ ना पापा, मैं धरती पर बोझ नहीं हूं ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा, ये बात इस दुनिया को समझाओ ना पापा। अगला प्रश्न देखो,
ये एक भाई साहब नु कहने लग रहा है पापा की परी होती हैं बेटियां। तो पापा का परा है, देखेंगे क्या करेगा। हैं आप पापा के परे तो हैं भाई परी, इसमें कोई शक नहीं है। देखो भाई, दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। दोष हरते में हर्ता में कौन सा प्रत्यय। आप इतना प्यार देने लग रहे हो कमेंट के माध्यम से, मैं समझ गया हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप मेरे प्यारे बच्चे। ये मोटिवेशनल थी, बीच बीच में होनी चाहिए ताकि आपका मन लगा रहो भाई। क्या पता किसके मन में मोटिवेशनल काम कर जावे। हरता हर वृत्त हारी प्रत्यय पूछ रखा हमसे, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। सीधा दिखने लग रहा है, दोष मूल शब्द है इसके अंदर, हरता प्रत्यय जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। ए विकल्प हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हम तो मम्मी के बाज हैं, अंकित कहने लग रहे हाँ मन बेराजी साहब बाज है, मम्मी का बाज। हाँ एक आधी बार तो गड़बड़ कर दे हैं लड़कियां भी। एक बार स्कूटी नई नई स्कूटी ले आई जमा, 90,000 की स्कूटी ले रही, और प्रवीण जी गाड़ी ले रहे थे अपनी बढ़नी किया, उसमें ठोक दी उसने स्कूटी। नीचे उतर के कहने लगे बोले बेबे देख नहीं सके थी, देख के को नहीं चला सकती, ब्रेक नहीं मार सके थी इसका। बोली भाई एक्चुअल में ब्रेक तो मैं इमरजेंसी में लगाती हूँ, इतनी बड़ी इमरजेंसी की होगी, गाड़ी मैं ठोक दी। देखो, मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, वे क्या कहलाती हैं। व्याकरण, वर्ण, भाषा या शब्द। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं, वे क्या कहलाती हैं। दूसरों तक बात हम किसके माध्यम से पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरों तक हम अपनी बात भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। माध्यम कौन बनता है, भाषा बनती है। भाषा के माध्यम से हम क्या करते हैं, दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करते हैं साथियों। तो भाषा इसका सही उत्तर आ जाएगा। भाषा विचारों का आदान प्रदान करने का सशक्त माध्यम होता है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करते हैं। जो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो हमारा संप्रेषणात्मक कौशल होता है, उसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से करने का काम करते हैं। वो भाषा हमारी कोई भी हो सकती है, वो भाषा हिंदी भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, वो अंग्रेजी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, इटालियन भी हो सकती है, जर्मन भी हो सकती है। और भाषा के मुख्य दो अंग होते हैं, दो भेद होते हैं, मौखिक और लिखित। वो आगे पढ़ने का काम करेंगे। ये टेक्निकल क्वेश्चन ही हमारे पेपर का हिस्सा बनते हैं। भाषा की सार्थक इकाई हमसे यहाँ पे पूछी गई है। भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, शब्द, वर्ण, वाक्य या पद। बताओ शाबाश। भाषा की जो सबसे सार्थक इकाई होती है वो क्या होती है। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कमेंट करके आप इसका उत्तर जरूर बताएं मुझे। शाबाश, बताओ शाबाश। भाषा की सार्थक इकाई आपने बताना है यहाँ पे। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है साथियों, वो शब्द को माना जाता है। किसको माना जाता है भाई मेरे। भाषा की सार्थक इकाई जो होती है, राकेश कंबोज का बिल्कुल सही उत्तर आने लग रहा है। ज्योति रानी का भी बिल्कुल सही उत्तर है भाई। शब्द जो है वो भाषा की क्या मानी जाती है साथियों, बिल्कुल सार्थक इकाई मानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से भाषा का रूप नहीं है। इनमें से कौन सा जो है भाषा का रूप नहीं है, ये पूछा गया हमसे। मौखिक, लिखित, सांकेतिक या ये सभी। बहुत गजब का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा यहाँ पे। देखो बताओ शाबाश, इनमें से भाषा का कौन सा रूप नहीं होता। इनमें से मैं आपको बता दूं, भाषा के अगर मुख्य रूप की बात करें, मुख्य हमारे दो रूप होते हैं, एक मौखिक है और दूसरा हमारा कौन सा व्याकरण है, लिखित जो है। ये मुख्य दो रूप होते हैं। लेकिन जो सांकेतिक भाषा होती है साथियों, भाषा का मूल रूप नहीं होता, अधिकृत नहीं है सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से हमारी दो ही भाषा होती है। पेपर में बहुत बार पूछता है भाई भाषा के मुख्य कितने रूप होते हैं, दो ही होते हैं, एक मौखिक है, दूसरा हमारा क्या है, लिखित है। सांकेतिक जो है ये भाषा का मूल या मुख्य रूप नहीं होता। सांकेतिक भाषा तो जरूर है, संकेत के माध्यम से जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें ना बोलने की जरूरत ना लिखने की जरूरत, इसमें मुंह काम चाल है, इशारा ही भाषा है या कमाल की है या। ठीक है ना, इसमें बोलने की जरूरत को नहीं, ना लिखने की, इशारा तो काम चाल जे। गजब की लैंग्वेज है या, दुनिया की एक जैसी भाषा होती है सांकेतिक भाषा। संकेत तो सबके एक हैं। मान लिया अपन भूख लगी, आप संकेत करांगे बोल कौन सकते,
ना लिख सकते। तो इस संकेत करेंगे हम भूख लगने पर, क्या संकेत करेंगे, ऐसे ऐसे इशारा करेंगे भाई। अगर इंग्लैंड में कोई व्यक्ति उसने भूख लगी, बोल कौन सकता, गूंगा है, तो क्या संकेत करेगा वो संकेत ऐसे ही करेगा ना, नू तो है कौन भाई इंग्लैंड का आदमी है, अंग्रेजी में कि मैं और कि मैं एक्टिविटी करके संकेत करता होगा ना। संकेत सबके एक जैसे होते हैं, समान होती सांकेतिक भाषा दुनिया की एक जैसी होती है। आवाज कम है भाई, प्रॉब्लम जरूर है लक्की बिल्ला भाई, इसको कल दुरुस्त किया जाएगा, आज चला लो काम। मैं अपने तरीके से बहुत ऊंची आवाज में बोलने लग रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ी इसके अंदर इश्यू बना हुआ है, उसको मैं दुरुस्त करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आज आज तो आपने काम चलाना पड़ेगा, मैं इसके लिए। देखो, किसकी सहायता से हम भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पे। किसकी सहायता से सीखते हैं भाषा का मानक प्रयोग। भाषा का मानक जो प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो किसकी सहायता से हम सीखते हैं, या आपने बताना है, शाबाश कमेंट करके बता दो। भाषा का जो रस का टॉपिक भी करवावांगे कोमल, सारे टॉपिक आऊंगे के करके, आज टेक्निकल क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा हमारे पेपर में। तो भाषा का मानक प्रयोग हम किसके माध्यम से सीखते हैं, वो आपने यहाँ पे बताना है, कमेंट करके बता दो, शाबाश। भाषा का मानक जो प्रयोग है वो हम किसके माध्यम से सीखते हैं। बताओ शाबाश, कमेंट कर दो भाई, शाबाश बताओ। भाषा का मानक प्रयोग किसके माध्यम से सीखते हैं। ही नहीं हो सकता भाई, वर्ण के माध्यम से भी नहीं सीख सकते हम। भाषा का मानक जो प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो व्याकरण से सीखते हैं हम, ठीक है ना। मानक प्रयोग किससे आएगा, व्याकरण से हम सीखने का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखो आपका क्या आ गया। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार तो ये इस तरह का क्वेश्चन हमें नेशनल जीके के अंदर भी देखने को मिलता है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं साथियों, 22 है, 18, 23 या 15, ये आंकड़ा आपने बताना है। कितनी भाषाओं को हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रकार से स्वीकृत किया गया है, वो आपने बताना है। चार विकल्प स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, इन चारों में से एक उत्तर आपने बताना है, 22, 23, 18 या 15 इनमें से। तो 22 जो है वो हमारे यहाँ पे अधिकृत हैं, 22 भाषाएं अधिकृत है। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही आने लग रहा है, तो अगले प्रश्न की तरफ रुख करेंगे भाई हम। मैं एक बात और इसके अंदर स्पष्ट कर देता हूं, पहले हमारी 14 भाषाएं हुआ करती थी, स्टार्टिंग में जब हमारा संविधान बना था उस समय पे हमारे 14 भाषाएं हुआ करती थी, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अब तक 3 बार हमारे संविधान के अंदर संशोधन हो चुका है। तो 3 बार के संशोधन से यहाँ पे 8 भाषाओं को ऐड किया गया, तो ये आंकड़ा कितना पहुंच जाता है, ये आंकड़ा हमारा यानी कि 22 का पहुंच जाता है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाओं को अधिकृत किया गया है या स्वीकृत किया गया है यहाँ पे। उसके बाद है कोरवी किस बोली का प्रारूप होता है। फास्ट करो, फास्ट चलेंगे भाई मुकेश, आपकी बात सिर माथा है। हाँ ऐसे सुझाव दे दिया करो, सुझाव सिर माथा है। लेकिन वो खपीटर एक कमेंट करने लग रहा था ना उस दिन, पहले दिन क्लास ली थी अपन, वो मेरा पसंद नहीं है। सुझाव तो मेरे बच्चों के सुझाव मेरे सिर माथे है, आप हमारे लिए सर्वोपरि हो। आजकल बाल केंद्रित शिक्षा है, बच्चों की भी माननी पड़ती है हमें, बिल्कुल सिर माथे है। जो आपकी लायक बात होती है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं साथियों, और टीचर हमेशा सीखता रहता है। ऐसा नहीं कि टीचर सीखता नहीं, टीचर बच्चों से सीखता है। अरे मेरे भाई, आप हमें टीचर बनाने वाले हैं, घर परिवार में रह करके तो हम एक बहन के अच्छे भाई बन सकते हैं, माँ के या पिता के अच्छे बेटे बन सकते हैं, लेकिन टीचर कौन बनाता है, टीचर तो आप बनाते हैं। घर हमने टीचर थोड़े गए हैं ना, टीचर तो आप बनाने वाले हैं भाई मेरे भाई, ठीक है। तो सुझाव आपका, चलो मैं फास्ट चल पड़ूंगा भाई, मेरा क्या लग है। एचआर स्टडी जोन से एल के सैन मेरे बड़े प्रिय हैं, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। एल के सैन भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एल के सैन का एचआर स्टडी जोन के नाम से, HRSTUDY स्टडी जोन के नाम से यूट्यूब चैनल है दोस्तों भाई, मेरा चबे संग ना करियो सब्सक्राइब,
लेकिन इस भाई का युवा साथी है बिल्कुल, और बिल्कुल भाई जी जान से जुटा हुआ है, बच्चों की हेल्प भी करता है हर प्रकार से, उनको चाहे इन्फॉर्मेशन देने की बात है, चाहे और गतिविधियां हैं, इसके चैनल के माध्यम से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है ले सकते हैं। तो इसको जो है सब्सक्राइब करना साथियों ना भूले भाई। ये आपकी तरह पढ़ता भी है और पढ़ाता भी है, ये बड़ा मेहनती बच्चा है। तो कोरवी किस बोली का प्रारूप है भाई? कोरवी जो है दोस्तों, कोरवी प्रारूप का मतलब है दूसरा रूप, खड़ी बोली का प्रारूप है। कोरवी का दूसरा नाम होता है खड़ी बोली। जैसे हमारी हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है? हरियाणवी का दूसरा नाम होता है बांगरू, हरियाणवी या बांगरू। ये हमारी पश्चिमी हिंदी में आती है 5 बोलियां। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोलियां कौन सी आती हैं? कोरवी या खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू आती है, उसके बाद ब्रज आती है, उसके बाद कन्नौजी आती है और बुंदेली आती है। पश्चिमी हिंदी में हमारी 5 बोली आती हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आगे बढ़ांगे, फटाफट देख लो। हाँ, हरियाणवी आओ भाई। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? जो हमारी मानक जो हिंदी है फिलहाल जो हम पढ़ने लग रहे हैं, उसका विकास किस बोली तो हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे है, दिखने लग रहा है, आपने उत्तर बताना है इसका। खड़ी बोली, अवधी, बांगरू बोली या ब्रज? दोस्तों मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, वो खड़ी बोली से हुआ है मेरे भाई। 10वीं शताब्दी में प्रादुर्भाव हो गया था खड़ी बोली का, 10वीं शताब्दी में आ गई थी, इतनी प्राचीन है ये। लेकिन इसको समझना बहुत दुष्कर कार्य हुआ करता था, 10वीं शताब्दी में आ गई थी। मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो खड़ी बोली से हुआ है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न देखो फिर फटाफट। हरियाणा के बारे में तो बात नहीं है भाई, देखो बेरनी के जाओगा हरियाणा में, तो पुरानी चीज नहीं रही अपनी। बड़े बड़े रे मर जाएंगे, सूरज छिप जाएगा, फिर देखियो रे हमारा हरियाणा तक के जाएगा। घर घर में फिर तीज मनना, रोए जागा सामन रहे। घर घर में फिर तीज मनना, रोए जागा सामन रहे। खुंटी ऊपर रोवेंगे फिर धोती कुर्ता दामन रहे। मंदिर आगे ठेके खुल जा, रोए जागा बामन रहे। इनके आंसू थामन रहे, फिर कोई नहीं आवेगा। फिर देखियो हरियाणा तक के जावेगा। गुड़की डेरी मरगी भाइयों, मरगे कोल्लू गामा में। और देखे गौ माता बिन कद के मरगे रे, घी के डोलू गामा में। चिंटू मिंटू जन्नत जूली, आगे गोलू गामा में। अरे सुरता भर था और के दारा रे, मरगे मोलू गामा में। के टोलू गामा में, मने कुछ नहीं पावेगा। फिर देखियो हरियाणा तरह के जाओगा। ताकि जो बिरयानी के जाओगा फिर नहीं तो। चलो फिर अगला प्रश्न देख लो भाई। हिंदी भाषा के शब्द भंडार का मूल स्रोत क्या है? कई बच्चे यहाँ पे भी गलती कर देते हैं, लेकिन ये तो आसान प्रश्न आ गया हमारे सामने। उर्दू थोड़ा है ना, नेपाली ना अंग्रेजी है। हिंदी भाषा का मूल स्रोत जो है, खजाना जो है, वो हमारी देव भाषा जिसको कहा जाता है, संस्कृत भाषा जो महर्षि पाणिनि की भाषा रही है। महर्षि पाणिनि जैसे महान विद्वान ने जिस भाषा के अंदर मेरे प्यारे बच्चों अष्टाध्यायी लिखने का काम किया, जिस भाषा के अंदर महाकवि कालिदास जैसे महान विद्वानों ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम और वसीयम की रचना की, वो आप भाषा अंदाजा लगा सकते कितनी दुनिया की महान भाषा है। लेकिन समय के अनुसार सब कुछ बदला करे भाई, आज समय परिवर्तनशील है, सभी को पता है। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? लो मैं थोड़ा फास्ट चल पढ़ूंगा। वाक्य से छोटी इकाई कौन सी है? अक्षर है, शब्द है, उपवाक्य है या वर्ण है? वाक्य से छोटी इकाई होती है मेरे प्यारे बच्चों, उपवाक्य होता है। वाक्य से छोटा क्या होता है? वाक्य से छोटा आपका उपवाक्य रहेगा। यानी कि आप सही उत्तर देने लग रहे हो भाई। ममता नरवाल का उत्तर सही है, नितिन का बिल्कुल सही है भाई। ये मेरा भाई है कोमल जांगड़ा, पुनिया साहब, अतुल कुमार बिल्कुल सही है, जगदीप सिंह, बंटी और लक्की भी सबका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलो अगला प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। ये क्या आ गया भाई? ये क्या? ओहो गलती होगी, आगे चलो। उपवाक्य से छोटी इकाई बतानी है मेरे प्यारे बच्चों। उपवाक्य तो छोटी इकाई कौन सी है भाई? उपवाक्य से जो छोटी इकाई होती है हमारी यहाँ पे कौन सी होगी वो? उपवाक्य तो छोटा क्या होया कर है भाई? उपवाक्य से छोटा, देखो वाक्य से छोटा तो उपवाक्य हो गया। अब उपवाक्य से छोटा क्या होता है? उपवाक्य से छोटा होता है पदबंध। यानी कि दो तीन पद इकट्ठे होकर ना उसकी रचना करते, उसको पदबंध बोला जाता है दोस्तों। संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है। जैसे दशरथ पुत्र राम ने कहा, दशरथ पुत्र राम, यहाँ पे क्या हमारा पदबंध है ये। और ये किससे छोटी इकाई मानी जाती है? उपवाक्य से छोटी इकाई माना जाता है पदबंध को। ठीक है ना? यानी कि पदबंध हो गया, उसके बाद क्या आएगा आपका? उपवाक्य आएगा, और उपवाक्य से बड़ा क्या हो गया? हमारा वाक्य हो गया। ऐसे प्रोसेस चलता है ये। आगे देखो फिर अगला प्रश्न है, पदबंध से छोटी इकाई। सारी बात क्लियर होंगे एक एक करके ना।
पदबंध से छोटी इकाई क्या होती है साथियों? देखो वाक्य से छोटी इकाई होगी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई होगी पदबंध। अब पदबंध से छोटी बतानी हमने यहाँ पे वाक्य शब्द, वाक्य तो नहीं आएगा भाई, वाक्य तो सबसे बड़ी इकाई होगी यहाँ पे। शब्द और पद, शब्द और पद, देखो ये दोनों माने जाते हैं दोस्तों, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आप कहोगे सर शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द और पद में क्या फर्क होता है? दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूं। शब्द स्वतंत्र होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया अभिमन्यु, क्या लिख दिया, अभी लिख दिया, शॉर्ट में मेरा नाम अभी है, अभी, अभिमन्यु लिख दूं पूरा, अभिमन्यु, ये क्या है आपका शब्द है। लेकिन जब इस शब्द को हम क्या कर देंगे, वाक्य में प्रयोग कर देंगे, ये क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा। ये अकेला लिख दिया तो हमारा क्या है, शब्द है, लेकिन जब इसको हम वाक्य के अंदर पिरोने का काम करेंगे तो हमारा पद बनेगा। जैसे अभिमन्यु सर के चैनल का नाम जीके अभिशास्त्री है, जीके अभिशास्त्री है, SHASTRI, जो सभी बच्चों को सब्सक्राइब करना है। ये क्या बन गया आपका, ये पद बन गया भाई, है ना। तो पद में और शब्द में ये अंतर होता है। समझ में आएगी मेरी बात? हाँ सबको समझ में आने लग रही है भाई, मैंने बहुत अच्छा लगने लग रहा है। सोमवीर सिंह आप पे लग रहा है तो चैट करना, और कड़िया रेंज पकड़ रहा है दूसरी भगत सोमवीर, ये देख ले भगते। शब्द से छोटी इकाई कौन सी है? भाई यहाँ ध्यान दे लो, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, आपस में ना बतलाओ। शब्द से छोटी इकाई क्या होगी दोस्तों हमारे यहाँ पे? शब्द और पद तो एक ही बात मान लो, ठीक है। शब्द और पद में अंतर मैंने बता दिया यहाँ पे। जब तक शब्द स्वतंत्र वो शब्द है, लेकिन जब व्याकरणिक इकाई में बंध जाता है, वाक्य में प्रयोग हो जाता है, तो वो पद हो जाता है। शब्द से छोटी इकाई क्या आएगी? पदबंध तो आ लिया हमारा यहाँ पे, उपवाक्य भी आ लिया यहाँ हमारा यहाँ पे। तो दोस्तों अक्षर होता है, क्या होता है? शब्द से छोटा हमारा क्या होता है? अक्षर। अब मैं आपको बताऊंगा अक्षर क्या होता है, ठीक है। और हमारा यहाँ पे अगला प्रश्न क्या आएगा, देखो अक्षर से छोटी इकाई पूछ लिया। अब दोनों को डिफाइन कर दूंगा मैं, अक्षर को, और यहाँ पे अक्षर से छोटी इकाई हमारी क्या होती है भाई? वर्ण या ध्वनि, एक ही बात है, वर्ण और ध्वनि। ध्वनि बोल करके हम जब उच्चरित कर देते हैं उसको, तो ए व बी दोनों आएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या आएगा? वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि जो है वो अक्षर से छोटी इकाई। देखो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया क, कोई हलंत नहीं लगाया इसके अंदर, ये हमारा अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होता है। इसके अंदर से हमने हलंत लगा करके निकाल लिया, अंदर से क्या, अ। ये हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा वर्ण है। और वर्ण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, वर्ण भाषा की सबसे न्यून इकाई होती है, सबसे लघु इकाई होती है ना। वर्ण या ध्वनि, वर्ण से क्या बन गया हमारा यहाँ पे? वर्ण से बन गया अक्षर, अक्षर से क्या बन गया? शब्द या पद। और शब्द से क्या बन गया दोस्तों? शब्द से बन गया हमारा यहाँ पे क्या? शब्द से बन गया हमारा यहाँ पे एक प्रकार से उपवाक्य, और उपवाक्य से हमारा वाक्य का निर्माण होता है ना। चलिए आगे। तो सबसे छोटी इकाई क्या निकल करके आई? वर्ण निकल के आई, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जो होने होते हैं हो चुके होते हैं, इसके बाद इसके टुकड़े नहीं होंगे। व्याकरण के कितने भाग होते हैं? कई बार पूछ लेता है व्याकरण के कितने अंग होते हैं? भाग या अंग एक ही बात होती है मेरे प्यारे बच्चों। कितने अंग होते हैं व्याकरण के? 2, 5, 4 या 6। तो व्याकरण के अंग आप लोगों ने बताना है कितने होते हैं भाई, शाबाश बताओ। व्याकरण के कितने अंग होते हैं फटाफट बताओ मेरे को। ज्योति, शक्ति, विक्रम, कश्यप, कोमल, थैंक यू सर, नाइस सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों आपका। आपकी वजह से मुझे एनर्जी मिलती है, आपकी वजह से मुझे ऊर्जा मिलती है, ठीक है ना। हाँ अतुल भाई, हरिकेश, विनय पंघाड़, हाँ बिल्कुल सही है भाई। सपना भाई ना, शिवानी सहारण, सोनिया माकड़, विक्रम भाई, SK VIP, डी राहुल, हाँ कई बच्चे सही देने लग रहे हैं भाई। मेरे व्याकरण के अंग होते हैं 4, ठीक है। कौन से होते हैं व्याकरण के 4 अंग? व्याकरण के 4 अंग होते हैं, मैं लिख देता हूँ। वर्ण विचार, क्या होते हैं? वर्ण विचार। उसके बाद क्या होता है? शब्द विचार। नोट कर लेना आप बेशक से, पेपर में ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन सा व्याकरण का अंग नहीं है, चारों का पता होना चाहिए। शब्द विचार, ये मकसद नहीं हमारा कि इसका सही उत्तर बता दिया और चलो भाई आगे ना, इसका थोड़ा एक्सप्लेन भी करना जरूरी है ना।
उसके बाद क्या होता है हमारा यहाँ पे पद विचार होता है मेरे प्यारे बच्चों, और फिर क्या होता है हमारा यहाँ पे, फिर होता हमारा यहाँ पे वाक्य विचार। ये 4 अंग होते हैं व्याकरण के, आप देख लेना, कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। वर्ण विचार, और उसके बाद हमारा क्या होता है शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कई बार हमसे क्वेश्चन ये पेपर में पूछता है, ठीक है। 4 अंग होते हैं व्याकरण के। वाक्य के 2 अंग होते हैं, अगर वाक्य के पूछ लेना, एसआई के पेपर में पूछा था वाक्य के कितने अंग होते हैं, 2। कल भी हमने बताया था शायद आपको, उद्देश्य और विधेय 2 अंग होते हैं वाक्य के, लेकिन व्याकरण के 4 अंग होते हैं। याद रखना इस बात को, कई बार वाक्य के अंग पूछ लेता है, कई बार हमसे व्याकरण के अंग पूछ लेता है। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं और व्याकरण के 4 होंगे भाई। अगला प्रश्न देखेंगे, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं। देख सको आप, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके लिए छोड़ दिया मैंने, बताओ फटाफट, नहीं तो मैं बताने वाला हूं इसको। शब्द नहीं कह सकते दोस्तों, उसको बिल्कुल गलत है ये। पद भी नहीं कहेंगे भाई, वाक्य भी नहीं है, क्या होता है, लिपि होती है। सर ये लिपि क्या होती है, लिपि यहां से काट के देख लो, ली और पी से बना है। ली का मतलब होता है साथियों लिख करके, पी का मतलब होता है, पी का मतलब होता है पहचान करना, पी का मतलब पहचान करना, लिख कर पहचान करना। अरे भाई किसकी पहचान करना लिख करके, जो ध्वनि चिन्ह होते हैं हमारे, ध्वनि चिन्हों की लिख करके पहचान करना ही क्या होता है, लिपि होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया चिन्ह, क्या लिख दिया मैंने, लिख दिया अ, लिख करके पहचान कर ली बच्चों ने, अ है बेटा ये, और इसकी पहचान कर ली हमने, क्या है, ई है। यानी कि ध्वनि चिन्हों की लिख करके पहचान करना ही क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, लिपि होती है। ठीक है, ऐसे भी दे सकता है स्टेटमेंट हमसे। और देखो आजकल ट्रेंड बदल गया है, ऐसा भी लिख सकता है पेपर में, इनमें से लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। एक तो यह दीजिए स्टेटमेंट है, मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने वाले चिन्हों को क्या लिपि कहते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है, ये भी सही है ना। लिख करके पहचान करना ध्वनि चिन्हों को लिपि कहलाता है, ये भी सही है। 3 सही हो गए, एक ही साथ दे देगा जो सही नहीं है। चलो भाई अगला प्रश्न पर रुक करांगे, समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा लिपि का मेथड आपको। हिंदी भाषा की लिपि का आपको पता ही है क्या है। देखो भाई अगला प्रश्न आता है हमारा यहाँ पे, दाएं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि है, कौन सी लिपि होती है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, फारसी, देवनागरी, गुरुमुखी या रोमन। 4 विकल्प दिए गए हैं, आप बताओ। बताओ शाबाश फटाफट। फारसी होती है ये, क्या होती है ये, फारसी होती है ये, ठीक है। तो दाएं से बाएं लिखी जाओ है ना, वो फारसी लिपि होती है दोस्तों। फारसी लिपि जो है दायां साइड छोर ये है, जैसे हमारा यहाँ पे फारसी लिपि कैसे लिखी जाती है, दाएं से लिखनी शुरू होती है और ऐसे ऐसे आती है, यहाँ पे आती है। लेकिन जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि होती है ना, देवनागरी, देवनागरी भी पूछ सकता है ना कैसे लिखी जाती है। देवनागरी हमारी क्या लिखी जाती है, देवनागरी लिखी जाती है बाएं से दाएं साइड, बाएं से क्या होगी, दाएं, बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, कौन सी, देवनागरी। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, पहले लेफ्ट फिर राइट, ध्यान रखिए इसमें बच्चे पिछड़ गए हैं। और यह क्या है, फारसी जो है दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये उल्टी है। इसका अपोजिट मान लियो, देवनागरी का अपोजिट फारसी है। और देवनागरी कैसे है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ये सीन याद रख लियो। बस चलो आगे। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है, लिपि से संबंधित प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देवनागरी लिपि का विकास पूछा हमसे, गुरुमुखी, खरोष्ठी, ब्राह्मी या फारसी। तो साथियों देवनागरी जो लिपि हमारी है, हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। एक भाई नु कहे सर ये क्या लेफ्ट राइट लगा रखा है। हाँ इसे मजाक तो कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं मेरे साथ। ये तो बच्चे मेरे, मैं बच्चे के साथ करूँ तो बच्चे मेरे साथ कर सकते हैं मजाक, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। ये तो मजाक के साथ बात कही गई है, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसे। ब्राह्मी लिपि आएगा दोस्तों आपका इसका उत्तर, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। आप सभी बच्चों ने सही उत्तर दिया है भाई मेरे, बहुत सही कहने लग रहे हो आप। तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा इसका। ब्राह्मी लिपि मैं बता देता हूं आपको, ब्राह्मी लिपि दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि है।
सबसे पुरानी लिपि पूछे ना आपसे कि दुनिया की सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, या ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, हाँ चलो फिर अगला प्रश्न पढ़ लो। हिंदी किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, किस भाषा परिवार की है हिंदी? दोस्तों यहाँ पे भारोपीय तिब्बत बर्मी द्रविड़ भाषा परिवार या आग्नेय परिवार, जिसको अ, एक प्रकार से क्या कहा जाता, आग्नेय को जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर संथाली और आती है एक प्रकार से हमारे यहाँ पे जो आदिवासी लोग बोलने का काम करते हैं। लेकिन हिंदी किस परिवार के अंतर्गत आएगी? हिंदी आपकी भारोपीय में आएगी। भारोपीय दो शब्दों से मिलकर के बना है, भारत जमा में यूरोप। सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है, 4 भाषा परिवार हैं साथियों हमारे। कितने भाषा परिवार हैं? ये चारों के चारों दे रखे हैं। भाषा परिवार की संख्या अगर आपसे पेपर में पूछे तो 4 भाषा परिवार हमारे होते हैं। भारोपीय भाषा परिवार नंबर 1 पे सबसे बड़ा परिवार है। नंबर 2 का बड़ा परिवार द्रविड़ भाषा परिवार है, और उसके बाद आता हमारा ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक जिसको बोलते हैं, आग्नेय भी जिसको बोल सकते हैं। और नंबर 4 पे होता है तिब्बत बर्मी भाषा परिवार या चीनी तिब्बत भाषा परिवार भी जिसको बोला जाता है। सबसे बड़ा परिवार अगर आपसे पेपर में पूछे तो भारोपीय परिवार है, और हिंदी हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। 2 शब्दों से बना, भारत और यूरोप, क्योंकि भारोपीय परिवार के अंदर क्या होता है, भारत और यूरोप दोनों की भाषाओं को शामिल किया गया इसके अंदर। भारत की भाषा से मेरा मतलब हिंदी से है, भारत की भाषा से मतलब मेरा क्या है, संस्कृत से है, गुजराती से है, पंजाबी से है। ठीक है, ये हमारे भारोपीय परिवार के अंतर्गत आते हैं, और भारोपीय परिवार सबसे बड़ा परिवार है, जिस परिवार से जुड़ी भाषाओं को 73% लोग जो है बोलने का काम करते हैं। ये पॉइंट भी आपने नोट करना है, सबसे बड़ा परिवार है। द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं, 4 प्रमुख तौर पे भाषाएं इसके अंदर आती हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साउथ के अंदर बोली जाती है, हमारे दक्षिण भारत के अंदर बोली जाती हैं। 25% लोग जो है द्रविड़ परिवार से जुड़ी भाषाओं को बोलने का काम यहाँ पे करते हैं। ये 2 छोटे परिवार आ गए हमारे। सबसे छोटा परिवार होता है चिन्नी तिब्बत परिवार या तिब्बत बर्मी परिवार जिसको कहा जाता है। नंबर 3 का परिवार ये होता है आग्नेय परिवार, जिसको ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार भी बोला जाता है। सबसे छोटा परिवार ये है, इसको महज 1.3% लोग बोलते हैं, इसको महज 0.7% लोग बोलने का काम करते हैं। ठीक है, हिंदी, संस्कृत और हमारी जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी भी भारोपीय परिवार के अंतर्गत आती है साथियों। ठीक है, सबसे बड़ा परिवार है। अगला प्रश्न देखो भाई मेरे, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं? भारोपीय की नहीं बोली जाती दक्षिण के अंदर। भारोपीय में हिंदी आती है, संस्कृत आती है मेरे भाई, नहीं बोली जाती। तिब्बत बर्मी की भी नहीं बोली जाती, आग्नेय की भी नहीं बोली जाती। द्रविड़ परिवार की भाषाएं जो है दक्षिण भारत के अंदर बोली जाती हैं, साउथ इंडिया के अंदर बोली जाती हैं। 4 भाषाओं का मैंने जिक्र किया आपके सामने। तमिल है, तमिलनाडु की राज्य की भाषा है ना, तमिलनाडु की राज्य की भाषा तमिल है। कर्नाटक की कन्नड़ है, और इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश की तेलुगु है, और केरल की मलयालम है। केरल की भाषा जरूर याद रख लियो, कई बार नेशनल जीके के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। केरल की बहुत पॉपुलर है मलयालम। मलयालम राज्य की भाषा पूछ लेता है, केरल की राज्य की भाषा क्या है? मलयालम है, क्योंकि केरल हिंदुस्तान का, भारत देश का सबसे पढ़ा लिखा प्रदेश है, सबसे ज्यादा शिक्षित है। तो मलयालम यहाँ की क्या रहेगी? राज्य की भाषा रहेगी। प्रत्येक राज्य की राज्य की भाषा होती है। जैसे हरियाणा प्रदेश की अगर हम राज्य की भाषा की बात करते तो हरियाणा प्रदेश की राज्य की भाषा हमारी प्रथम हिंदी है। अगर द्वितीय की बात करते तो द्वितीय राज्य की भाषा क्या रहेगी? हरियाणा प्रदेश की। द्वितीय राज्य की भाषा साथियों पंजाबी रहेगी। लेकिन 2010 से पहले हमारी हरियाणा प्रदेश की द्वितीय राज्य की भाषा तमिल हुआ करती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 के अंदर तमिल को हटा करके पंजाबी को बढ़ाने का काम किया है। तो वर्तमान समय में पंजाबी हमारे हरियाणा की द्वितीय राज्य की भाषा है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा परिवार की है? चारों का जिक्र किया मैंने, आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों पंजाबी हमारे भारोपी में आती है, मैं आपको बता दूं। गुजराती हमारी भारोपी में आती है, लेकिन मलयालम जो है, मलयालम जो है ये द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। 4 भाषाएं आती हैं, याद रखना आपने, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। चारों हमारी साउथ की हैं, द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत ये आती हैं चारों। अगला प्रश्न देखेंगे भाई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? कितनी भाषाओं को भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाओं को जो है स्वीकृत किया गया है? ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में पहले भी आ चुका है हमारे सामने। हरियाणा की राजभाषा यहाँ पे पूछी गई है आपसे। हरियाणा की राजभाषा कौन सी है भाई, बताओ। हरियाणा की राज की भाषा बताओ, शाबाश, फटाफट, कौन सी है? हाँ, एक तो भाई भगत हरियाणवी न लग रहा सुन। ओ भगत हरियाणवी भाषा नहीं, हरियाणवी बोली है मेरे भाई।
सोच समझ के उत्तर दिया करो, एकदम टूट पड़िया शुरू है हरियाणवी में, अगले ऑप्शन भी पढ़ लेना भगत। हरियाणवी भाषा ही नहीं है, हरियाणवी बोली है, माँ बोली है हमारी हरियाणवी। ये नहीं आएगा इसका, हमसे भाषा पूछिए, राजभाषा। प्रत्येक राज्य की होती है राजभाषा, है ना। क्या है, सारी चीज चली जाएंगी धीरे धीरे। सांझी ओली तीज सलोना रे फागण की मस्ती आज नहीं, सांझी ओली तीज सलोना फागण की मस्ती आज नहीं, अरे जाट मेहर सिंह मांगे बजनी, लक्ष्मी बामण आज नहीं, गुलिया में भी वो बात नहीं रहे, वो मिठे गाने कड़े गए, हमारे गांव पुराने कड़े गए रे, हमारे गांव पुराने कड़े गए। बदल गई सारी चीज। लेकिन क्या आएगी साथियों, हमारी हिंदी आएगी। हरियाणा की प्रथम राजभाषा हिंदी है। अगर द्वितीय पूछ लेता यहाँ पे तो द्वितीय आपकी क्या हो जाती, पंजाबी हो जाती। लेकिन हिंदी हमारी प्रथम राजभाषा है। अगला प्रश्न देखो भाई, हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा कब मिला है? कब बनाया गया हिंदी को राजभाषा? 14 सितंबर 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 5 सितंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को। चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपने उत्तर बताना है। देखो ये तो कट जाएंगे क्योंकि 14 सितंबर ही आएगा हमारा उत्तर, तो ये तो कट जाएंगे दोनों। यहाँ पे 5 और 26 दे रखा है, इस दिन नहीं बनाया गया। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस से मनाने का काम करते, 14 सितंबर तो दोनों में दिया गया, लेकिन यहाँ पे याद रखना दोस्तों, हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा जो है 14 सितंबर 1949 को दिया जाता है। कब बनाया जाता है? 14 सितंबर 1949, यानी कि 14 सितंबर 1949 को बनाया जाता है। सभी बच्चों का सही उत्तर आने लग रहा है, तो प्यार भी बरसने लग रहा है बड़का मेरे ऊपर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, इतना प्यार देने लग रहे हो कमेंट के माध्यम से आप, बहुत काबिल तारीफ। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, हाँ। ऋग्वेद दोस्तों, बस एक दो क्वेश्चन रह गया मेरे ख्याल में, फिर उसके बाद हमारा सेशन यहाँ पे समाप्त होने वाला है। ऋग्वेद के अंदर हमने यहाँ पे क्या बताना है? ऋग्वेद के अंदर मेरे भाई यहाँ पे हमने संधि बतानी है, कौन सी हमारे यहाँ पे ऋग्वेद के अंदर क्या बतावांगे? संधि बताएंगे भाई, कौन सी बना है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि है, ये सभी। ऋग्वेद का संधि विच्छेद करेंगे कैसे? ऋक जमा में वेद, ऋक जमा में वेद। ये व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाएगा मेरे भाई। व्यंजन संधि का कै का क्या बन जाता है? कै का गै बन जाता है। वर्ग के पहले अक्षर का मेल किसी अंतस्थ व्यंजन के साथ में हो जाता है तो वर्ग का पहला अक्षर अपने ही वर्ग के थर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रणाम सर जी, प्रणाम सर, एक क्वेश्चन हो रहता है बस। ठीक है, तो इसका क्या आएगा हमारा यहाँ पे? व्यंजन संधि आएगा भाई, फटाफट पढ़ लो। मेरे ख्याल में लास्ट प्रश्न है ये। वागजाल का यहाँ पे क्या बताना, संधि बतानी है वागजाल के अंदर। वाक जमा में जाल हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा? वाक प्लस में जाल। वाक मैंने होता वाणी, वाक मैंने वाणी, जाल मैंने जाल। वाणी का जाल कईयों के पास हो, वाणी का जाल बुन देते हैं, बड़े हाजिर जवाब होते हैं, कई वाणी का जाल बुन देते हैं। वाक जाल का मतलब होता है वाणी का जाल, सबके बस की बात कोई नहीं। तो क्या होगा भाई? व्यंजन संधि का हमारा क्या बनता है? उदाहरण बनता है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। तो उसके बाद आपके सामने जो है हाजिर हैं मैथ के बेहतरीन बादशाह जो है मंजीत सर, आपके सामने आएंगे। तो आप सभी बने रहिए भाई, नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।